Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। ह्यूमन बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग किस तरह से होती है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ब्रीथिंग को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस in which the air is moved into our body and the air is moved out of our body to the external environment. This process is called breathing. It is a physical process. ये हमने कहा था कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो दो स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। एक स्टेप में हम एयर को इनहेल करते हैं और दूसरी स्टेप में हम एयर को एक्सहेल करते हैं। तो ये दोनों स्टेप्स कैसे होते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। हमने कहा था कि जब एयर हमारी बॉडी में अंदर जाता है तो ये एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिच कंसंट्रेशन होती है, ये एयर लंग्स में जाती है। लंग्स के अल्वियोलाई में इसकी गैसेस एक्सचेंज होती है, तो वहां पर ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और वहां से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी कंसंट्रेशन वहां ज्यादा होती है वो बाहर लंग्स को और फिर लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट को डिफ्यूज होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो हमने कहा था कि ये दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है, तो आज हम इन दो स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है एयर को जब हम लेते हैं तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये लंग्स में जाता है। तो ये लंग्स हमारे पास थोरेसिक कैविटी में मौजूद होती है। तो उस थोरेसिक कैविटी की अगर हम जनरल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो ये मैं इधर डायग्राम बनाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल ये लंग्स है तो इस लंग्स को हम हमारी बॉडी में थोरेसिक कैविटी में इंक्लोज किया हुआ है। ये हमारी थोरेसिक कैविटी है जो कि यहाँ से क्लेविकल से स्टार्ट होकर नीचे जो है रिब्स तक, लास्ट स्टेप जो है इसका जो कॉस्टल कार्टिलेज है यहाँ तक आती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं और लंग्स और थोरेसिक कैविटी का अगर हम इसकी बाउंड्रीज को देखें कि इसको किन किन चीजों ने बनाया हुआ है, तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर सबसे ऊपर इसका क्लेविकल जो है ये बोन है, जो जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसके इंटीरियर यानी सामने ये जो बोन हमें नजर आ रहा है, इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। तो ये मैंने लिखा स्टर्नम। तो थोरेसिक कैविटी की इंटीरियर यानी सामने वाला बोन, इसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। इस थोरेसिक कैविटी को पीछे साइड से वर्टिब्रा ने और जो है वो बनाया हुआ है। इसके पीछे वाला वाल वर्टिब्रा ने बनाया हुआ है और इसकी साइड पे इस कैविटी को साइड से रिब्स ने कवर किया हुआ है। रिब्स, ये जो हमें नजर आ रहे हैं ये रिब्स है। तो हमारे लंग्स जो है ये इसी तरह प्रोटेक्टेड है और इसी तरह इंक्लोज्ड है इस थोरेसिक कैविटी में। अब इन रिब्स के दरमियान अगर हम देखें तो इस रिब्स की अलोंग एक मसल पाई जाती है, इसे हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। इस इंटरकॉस्टल मसल की ब्रीथिंग में बहुत अहम किरदार है, जो अभी हम बाद में तफसील से पढ़ेंगे। इसके अलावा लंग्स की पोस्टीरियर एंड पे यानी पीछे वाले एंड पर और नीचे साइड पे एक और मसल है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये दोनों मसल जो है इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स के बीच में होता है और ये डायफ्राम जिस पर लंग रेस्ट करता है, ये दोनों मसल्स ब्रीथिंग की मैकेनिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो अभी हम देखेंगे। तो ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द थोरेसिक कैविटी जिसके अंदर लंग्स इंक्लोज होते हैं। हमने कहा कि ब्रीथिंग जो है वो टू स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। तो वो टू स्टेप्स कौन सी है, ये नंबर 1 जो है वो है इंस्पिरेशन। जो हमने अभी कहा कि जो बाहर एनवायरनमेंट में एयर है उस एयर को हमारी बॉडी में अंदर आना, तो एयर इन, इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। यानी बाहर एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एयर की इनटेक को हम क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन। और अब उस एयर को जो अंदर चला गया उसकी वहां गैसेस एक्सचेंज हो गई, अब उस एयर को हमने वापस निकालना होता है अपनी बॉडी से और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपीरेशन। तो ये दोनों जो है फेजेस हो गए या स्टेप्स हो गए ब्रीथिंग के। तो एयर आउट, बॉडी से एयर की बाहर रिमूवल। अब ये इंस्पिरेशन कैसी होती है और ये एक्सपीरेशन कैसी होती है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से एयर अंदर आती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जिस तरह हमने कहा था कि गैसेस जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन की लॉ को फॉलो करती है, यानी जहां कंसंट्रेशन या प्रेशर ज्यादा होती है वहां से जहां पर कम होती है वहां तक फ्लो करती है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इंस्पिरेशन में
हमें पता है कि इंस्पिरेशन में बाहर से एनवायरनमेंट से एयर आती है अंदर, तो ये कैसी होती है तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम थोड़े से केविटी की इस मसल्स को देखें तो हमने कहा था कि जो रिब्स के बीच में मसल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। और जिस मसल पे लंग रेस्ट करता है या जिसकी पोस्टीरियर एंड पे जो मसल होता है हम उसे क्या कहते हैं, डायफ्राम। तो इंस्पिरेशन में सबसे पहले जो है वो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स होती है। ये दो मसल जिसको हमने अभी स्टडी किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल, कौन कौन से मसल, डायफ्राम मसल और इंटरकॉस्टल मसल, इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब जैसी ही इंटरकॉस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है इससे रिब जो है, रिब की केविटी या चेस्ट केविटी एक्सपेंड हो जाती है, रिब केज हमारा एक्सपेंड हो जाता है। और जैसे ही डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है इससे क्या होता है, ये डायफ्राम नॉर्मली इस तरह डोम हालत में होता है, यानी इसी तरह का, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इस तरह फ्लैटन हो जाता है। तो अब इन दोनों के क्या फायदे हैं, इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने की क्या फायदे हैं, तो हमने डिस्कस किया कि डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लैट हो जाता है और जो इंटरकॉस्टल मसल्स है इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है रिब केज जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो जैसे ही ये प्रोसेस होते हैं तो इसके साथ ही अंदर थोरेसिक केविटी की वॉल्यूम के साथ क्या हो जाता है, थोरेसिक केविटी वॉल्यूम ये इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, थोरेसिक केविटी की वॉल्यूम क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। तो क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जो हमने भी पहले कहा कि रिब केविटी, इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब केविटी एक्सपेंड होती है और लंग जो है, ये डायफ्राम जो है ये फ्लैटन हो जाता है। तो इससे वॉल्यूम एक्सपेंड होता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जैसे ही हमें पता है कि जब किसी चीज का, किसी केविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो है एयर प्रेशर वो कम हो जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज। तो अभी इनसाइड थोरेसिक केविटी या इनसाइड द लंग्स क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर कम होता है। तो हमें पता है कि बाहर एनवायरनमेंट में प्रेशर की जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बाहर एयर, और अंदर यहाँ पर वैल्यू इससे एक कम हो जाती है, यानी 759। ये असल में दूसरा पैमाना है जिसे हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, लेकिन अभी उसकी इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एयर जो है, यहाँ एयर की प्रेशर ज्यादा और यहाँ पर एयर की प्रेशर, थोरेसिक केविटी की वॉल्यूम की एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर कम हो गई है, तो ऑक्सीजन बाहर से डिफ्यूज करता है और अंदर लंग्स में आता है, तो यहाँ इसकी गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। अब ये एयर जो अंदर आया, इस एयर को अब बाहर निकलना है, किस प्रोसेस से, एक्सपिरेशन के प्रोसेस से। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है। तो बिल्कुल इसकी उलट प्रोसेस होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स हुआ था, यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ द मसल होगा, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कौन कौन से मसल थे हमने डिस्कस किया, एक है डायफ्राम और दूसरा है इंटरकॉस्टल मसल। तो अब जैसे ही इंटरकॉस्टल मसल की रिलैक्सेशन होती है तो यहाँ से इसकी ऊपर रिब्स है, पूर्ण इस तरह से ऊपर पड़े हैं, तो इन के दरमियान जो इंटरकॉस्टल मसल है इसकी रिलैक्सेशन की वजह से चेस्ट केविटी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही ये डायफ्राम मसल ये रिलैक्स कर जाता है, इसकी रिलैक्सेशन होती है, तो ये जो इसका नॉर्मल पोजीशन था, यानी डोम शेप इसी तरह का जो पोजीशन था उस पोजीशन पर चला जाता है। तो पहले इंस्पिरेशन में ये फ्लैट हो गया था और अभी ये ऊपर हो गया डोम शेप की तरफ। तो ये जो है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम की वजह से हो गया। तो अभी इन दो प्रोसेस की वजह से, किन कौन से प्रोसेस, इंटरकॉस्टल मसल की रिलैक्सेशन और डायफ्राम की रिलैक्सेशन, इन दोनों मसल की वजह से रिब जो थोरेसिक केविटी है इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि डायफ्राम की वजह से लंग जो है, ये डायफ्राम मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और ये अपने शेप जो है वो ओरिजिनल शेप डोम शेप की तरफ चला जाता है। और दूसरा क्या होता है, ये रिब्स के जो बीच मसल है इंटरकॉस्टल मसल, इसकी रिलैक्सेशन होती है जिसकी वजह से रिब केज की जो है वो मसल, रिब केज की जो केविटी है या थोरेसिक केविटी है ये इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा थोरेसिक केविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस, यहाँ की वॉल्यूम डिक्रीजेस, थोरेसिक केविटी की वॉल्यूम क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो जैसे ही वॉल्यूम कम हो जाती है तो हमें पता है कि जब वॉल्यूम कम होती है तो प्रेशर यहाँ जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज और वॉल्यूम की डिक्रीज की वजह से प्रेशर इंक्रीज।
तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है बिल्कुल उसी तरह सेम +1 जो है जैसे 760 था तो इधर से 761 जो बाहर एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में, तो ये +1 इस तरह +1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज होती है। तो जैसे ही यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस की वजह से तो वैसे केविटी की वॉल्यूम डिक्रीज होती है और उसकी वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज होती है। तो जैसे ही यहाँ पर एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से जो है एयर बाहर एक्सपेल जो है एक्सेल हो जाएगा और एयर बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में एयर की प्रेशर कम हो गए और इधर एयर की प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो हमें पता है कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैसेस जाती है, तो यहाँ से गैसेस जो है वो बाहर की तरफ आएंगे। हमें पता है कि जैसा ऑक्सीजन इधर अंदर आया था उसकी गैसेस एक्सचेंज हो गई थी, तो जो एयर हम लेते थे अंदर उसमें ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। और यहाँ पर अब जो एयर हम बाहर एक्सपायर करते हैं इसमें गैसेस एक्सचेंज हो गई है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में आया है और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस एयर के जरिए बाहर जो है वो एक्सहेल हो जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। थैंक यू।